हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलिवेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉज ऑफ मोशन में हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आपको इस प्लेलिस्ट में, लॉज ऑफ मोशन वाली प्लेलिस्ट में, वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। और मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, सो दैट आप पहले उस वीडियो को देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। ठीक है। बट पुली ब्लॉक सिस्टम को समझने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, टेंशन फोर्स, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो बेसिकली टेंशन की बात हम तब करते हैं, टेंशन फोर्स की बात हम तब करते हैं जब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो। जब स्ट्रिंग में कोई हमने मास लटका रखा हो वगैरह वगैरह, तो हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो जरा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये वो फोर्स होता है जो तब एक्शन में आता है जब किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है। और अगर स्ट्रेच नहीं भी किया जाए, तो उस स्ट्रिंग में अगर टेंडेंसी होती है स्ट्रेच होने की, तो हम कहते हैं कि जो टेंशन फोर्स है ये एक्शन में आ गया है। ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, मैं ये बोलूंगा कि ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, आपको समझाने के लिए मैंने अपने वर्ड्स में इसको लिखा है। तो टेंशन वो फोर्स होता है जिसकी वजह से किसी स्ट्रिंग का कोई पॉइंट, जैसे आप देखिएगा स्ट्रिंग का ये पॉइंट, स्ट्रिंग का कोई पॉइंट उस स्ट्रिंग में बंधे हुए मास को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज अ फोर्स थ्रू विच अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग पुल्स एन ऑब्जेक्ट टाइड टू इट। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग का कोई पॉइंट उसके एडजेसेंट के किसी दूसरे पॉइंट को भी अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। फिलहाल आपके कॉन्टेक्स्ट में भी आप ये समझिए कि अगर मैंने स्ट्रिंग में कोई मास लटका रखा है, तो ये स्ट्रिंग उस मास को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी वो क्या कहलाएगा? टेंशन फोर्स कहलाएगा। और ये याद रखिएगा कि ये हमेशा पुल करता है, टेंशन फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे पॉइंट को पुल करेगा। तो इसलिए अगर मैं मास की बात करूं, तो इस मास पर जो भी टेंशन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगेगा। तो मैंने लिख दिया है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। आपको जो भी नोट करना है, वीडियो को पॉज करिए और नोट करते जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जरा टेंशन की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए टेंशन से रिलेटेड। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग में मास नहीं है, ऑब्वियसली एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा एक्चुअली में कभी नहीं होता है, बट क्वेश्चंस में ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो अगर स्ट्रिंग एक मासलेस स्ट्रिंग है एंड इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसकी लेंथ को आप खींच नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। तो अगर एक स्ट्रिंग मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है, तो उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। याद रखिएगा, एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होती है। अब दूसरा दूसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि इफ देयर इज अ मास बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो, ये एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेकिन इसके बीच में एक मास आ गया। तो ये यही कह रहा है, इफ देयर इज अ मास बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द टेंशन विल बी डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मास। तो अगर ये मास बीच में नहीं होता और ये पूरी एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती, तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होती? सेम होती। बट क्योंकि बीच में यहां पर एक मास आ गया है, तो इसके दोनों साइड टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। तो कोई मासलेस स्ट्रिंग भी है, लेकिन बीच में अगर कोई मास आ गया, तो उसके दोनों साइड टेंशन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। देखो, अगर मैं इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक बोलूं, तो ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन हमेशा क्या रहेगा? अगर T2 है तो T2 ही रहेगा। वैसे यहाँ पे भी टेंशन हमेशा क्या रहेगा? T1 ही रहेगा हर पॉइंट पे, क्योंकि यहां से यहां तक स्ट्रिंग मासलेस है। लेकिन बीच में मास आ गया, तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ टेंशन की वैल्यूज क्या हो गई? चेंज हो गई। इसलिए मैंने T1 और T2 करके लिखा है। क्लियर है आप लोगों को? अब इसी चीज को हम कैसे पुली ब्लॉक सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने दो कंडीशन ले रखी है। ये एक पुली है
इस पुली पे देखो मैंने ऊपर से ऐसे एक स्ट्रिंग लटका रखी है, और इस स्ट्रिंग से एक तरफ एक मास और दूसरी तरफ दूसरा मास लटका रखा है। कंडीशन क्या है कि ये जो पुली है ये मासलेस है, और जो स्ट्रिंग है वो भी क्या है, मासलेस है। देखो यूजुअली अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना, पुली के बारे में या स्ट्रिंग के बारे में, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो मासलेस है। अगर पुली में मास होगा, फ्रिक्शन होगा, या स्ट्रिंग में मास होगा, तो ये आपको हमेशा मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में। तो अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप ये मान सकते हैं कि ये दोनों चीजें मासलेस है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये मेरी पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो देखो क्या है, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग तो मासलेस है और इसके बीच में जो पुली है वो भी मासलेस है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग के बीच में कोई भी मास नहीं आ रहा है। तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो भी टी है, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो भी टी है, क्योंकि बीच में कोई भी मास नहीं आया और स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को भी टी टेंशन से अपनी तरफ खींचेगी, और इस ब्लॉक को भी टी टेंशन से अपनी तरफ खींचेगी, दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू सेम है। अब दूसरा केस देखते हैं। यहां पे क्या है, सब कुछ सेम था, लेकिन जो पुली है इस पर अब क्या है, मास है। तो पुली में मास होने का मतलब ये है कि यहां 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 तक अगर मैं देखूं तो ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहां से लेकर यहां तक तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, मान लेते हैं T1। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक भी हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, मान लेते हैं T2। लेकिन देखो बीच में क्या आ गया, एक मास आ गया। और अगर बीच में मास आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस मास के दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरफ अगर वैल्यू T1 है तो इस तरफ T2 होगी। तो यहां पर क्या होगा, जब पुली में मास है तो इस वाले ब्लॉक को जो स्ट्रिंग है ये T1 टेंशन से खींचेगी, लेकिन इस वाले ब्लॉक को ये जो स्ट्रिंग है ये किससे खींचेगी, एक डिफरेंट टेंशन T2 से खींचेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच में मास आ गया। तो यही सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आप भी अपने नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से। नोट्स ऐसे बनाइए कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही कम टाइम लगे उनको रिवाइज करने के लिए। और बाकी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो मैं छोटे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आप आसानी से 10 मिनट या 12 मिनट में किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सीन क्या है भाई, सीन ये है कि ये एक पुली है, इस पुली से इस तरीके से एक स्ट्रिंग डाली गई है, और दोनों तरफ मासेस लटका दिए गए हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये इसके ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, और ये मास नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो ऑब्वियसली ये वाला जो मास है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन ए होना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मान लो इस मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होता और इस मास का एक्सेलरेशन कम होता, तो ये वाली स्ट्रिंग ज्यादा तेजी से नीचे जाती और ये वाली कम तेजी से ऊपर आती, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग क्या हो जाती, टूट जाती। तो स्ट्रिंग टूटे नहीं, और स्ट्रिंग स्लैक ना हो या फिर स्ट्रिंग ढीली ना हो, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन क्या रहे, मेंटेन रहे। इसलिए अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमें दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने एलिवेटर प्रॉब्लम के बारे में बताया है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां मैंने आपको ये बताया है कि लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। वो मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया दूंगा, बट अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम चीजें क्लैरिटी के साथ पता लग जाएंगी, क्योंकि वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस आपको समझाया है कि क्या करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक सिस्टम लेना पड़ता है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स है तो दोनों को अलग अलग सिस्टम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, M1 को सिस्टम लिया। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिस्टम मानना, मैंने M1 को सिस्टम माना। दूसरा स्टेप होता है हमें अपना साइन कन्वेंशन मेंशन करना रहता है, जो कि हमारी इक्वेशन के लिए वैलिड होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जब साइन कन्वेंशन आपको मेंशन करना है तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। तो ये है मेरा सिस्टम M1, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। अगर ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला स्टेप है सिस्टम एज्यूम किया, दूसरा स्टेप है साइन कन्वेंशन बनाया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए, और थर्ड स्टेप होता है हमें न्यूटन का सेकंड लॉ यानी कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए लगाना होता है। एक्सटर्नल का मतलब सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल का मतलब। ठीक है, तो अब इस एफ एक्सटर्नल की जगह हम हमारे सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस मेंशन करते हैं विद हमारे साइन कन्वेंशन, जो भी हमने साइन कन्वेंशन लिया इसके साथ। ठीक है,
तो पहले देख लेते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अब ये मास है m1, इस पे एक फोर्स तो इसका वेट m1g नीचे की तरफ लग रहा होगा, और क्योंकि ये दूसरी तरफ स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग हमेशा अपनी तरफ फोर्स लगाती है, और वो फोर्स क्या होगा, टेंशन होगा। अब इस m2 को भी अभी देख लेते हैं। इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m2g, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन T। और ये दोनों टेंशन सेम होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी पुली है ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। फिलहाल के लिए आप मासलेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक स्ट्रिंग मासलेस है और बीच में जो पुली है वो भी मासलेस है, मतलब कोई भी मास बीच में भी नहीं आ रहा है। तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में समझाया था। तो इसलिए यहां पे भी अगर टेंशन टी लग रहा है तो इस पे भी टेंशन टी लगेगा। क्लियर है? तो आपको ये फोर्सेस समझ में आ गए। तो फिर से हम आते हैं, सिस्टम माना, साइन कन्वेंशन लिया, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए लिखा। अब एफ एक्सटर्नल की जगह हमको हमारे सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस लगाने हैं, लिखने हैं वो भी साइन कन्वेंशन के साथ। तो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो टेंशन को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। m1g लग रहा है नीचे की तरफ और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो एफ एक्सटर्नल की जगह मैंने लिखा t माइनस m1g, और ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ द सिस्टम क्या है, m1, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a। और इस तरीके से बन गई हमारी इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमें बनानी है। इक्वेशन 2 किस पे बनेगी, दूसरे वाले सिस्टम पे बनेगी। तो देखो इसको मैंने ना यहाँ पर ऐसे ही शॉर्ट में बना दिया है। m2 बनाया, m2 पे ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है। मैंने इस पे ऊपर टेंशन लगाया, नीचे m2g लगाया। और देखिए इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, तो इसका भी मैंने क्या कर रखा है, एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ कर रखा है। तो एक बार फिर वही सारे स्टेप्स हम यूज करेंगे। पहला स्टेप, सिस्टम अज्यूम करना। तो मैंने m2 को सिस्टम माना। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव। फिर थर्ड स्टेप, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। अब एफ एक्सटर्नल की जगह हम अपने सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। तो m2g लग रहा है नीचे की तरफ और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो m2g को लिया पॉजिटिव में। टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव है, उसको लिया नेगेटिव में। तो एफ एक्सटर्नल की जगह मैंने क्या लिखा, m2g माइनस टी, और ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द सिस्टम विच इज m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज a। तो इस तरीके से बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, इसको भी देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, बिकॉज ये डिफरेंट पेज है तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें साथ में दिखेंगी। तो ये है मेरे पास दो इक्वेशंस, और इसमें मेरे पास दो अननोन है। एक अननोन है टेंशन जो मुझे निकालना है, और एक है एक्सेलरेशन जो मुझे निकालना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो आपने मैथ्स में सीखे हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। तो मुझे दिख रहा है कि देखो ये टेंशन नेगेटिव में, ये टेंशन पॉजिटिव में है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो टेंशन और टेंशन कैंसिल हो जाएगा और मुझे सिर्फ ए मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। जब ऐड किया तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया। इधर क्या मिला, m2g माइनस m1g, और इधर क्या मिला, m2a प्लस m1a। क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो ये है m2g प्लस माइनस m1g, तो प्लस और माइनस अपने आप क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ से g कॉमन ले लिया, तो ये बन गया m2 माइनस m1। यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया तो ये बन गया m1 प्लस m2। तो अब a की वैल्यू निकालनी है तो ये m1 प्लस m2 उसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, t माइनस m1g, मैंने लिखा t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो m1 लिखा और a की जगह ये वैल्यू डाल दी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जरा इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या होगा, m1 m2 g, वो मैंने लिखा, और ये क्या है, माइनस साइन के साथ m1 इंटू m1 यानी m1 स्क्वायर, और ये g। तो m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g अपॉन क्या आ गया, m1 प्लस m2, और ये जो माइनस m1 g था इसको अगर इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया प्लस m1 g। तो टेंशन की वैल्यू देखो अब आ गई है हमारे पास, m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर जी। यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो पहले ये m1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, प्लस m1 स्क्वायर जी। फिर ये m2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, m1 m2 जी। अब देखिए ये माइनस m1 स्क्वायर जी और प्लस m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा,
M1 M2G और ये एक और M1 M2G, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2M1 M2G, और नीचे ये M1 + M2 तो है ही। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, टेंशन की वैल्यू भी निकाल ली है। तो देखो यहाँ पे मैंने इन जनरल M1 M2 T ये सब चीजें यूज करी है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कई बार मासेस दे रखा होता है, जैसे M1 की वैल्यू 5 kg, M2 की वैल्यू 10 kg है। तो आपको इन फॉर्मूलों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको ये नहीं याद रखने हैं। आपको ये मेथड याद रखना है जिस मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। मतलब दोनों ब्लॉक्स को एक एक करके सिस्टम माना, फिर अपने स्टेप्स लगाए, साइन कन्वेंशन लिखा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए लिखा, इक्वेशन बनाई। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी सेम चीजें करी, इक्वेशन बनाई, और फाइनली हमें उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कभी भी फॉर्मूले मत याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूले होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिराइव, है ना। अगर उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में कुछ भी चेंज आ गया तो वो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं करेगा, और आप तो सोचेंगे कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, और आप आंसर निकालेंगे और वो गलत आएगा। तो इसलिए हमेशा प्रोसेस सीखिए, मेथड सीखिए, मेथड से इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को और ये जितने भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ इनको शेयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा आप अच्छी चीजें शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जो कि होता है क्विज। क्विज बहुत आसान है आज का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको सबको पता है कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेंशन। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है ML² T-2, फिर है MLT-1, फिर है MT-3, और फोर्थ ऑप्शन है MLT-2। जिनको भी सही आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए, जिनको नहीं आता है वो पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ें और फिर आंसर जरूर करें। और जिनका भी आंसर सही होगा उनके कमेंट्स को मैं लाइक कर दूंगा, तो बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉफिट मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।